ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हम लोग बेसिकली कर रहे थे एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, और लास्ट लेक्चर में हमने स्किन फोल्ड थिकनेस और इसके अलावा मॉक देखा था, वेस्ट सर्कमफेरेंस देखी थी, हाइट वेट देखी थी, ये तमाम चीज़ें देखी थी। तो आज हमने डिस्कस करना है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स फॉर बेड रिडन पेशेंट्स। ठीक है, सो ऐसे लोग जो बेड रिडन हों, ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे पेशेंट्स, उनके लिए जब हमने एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स लेनी होती हैं तो व्हाट आर द ऑप्शंस, हम क्या कर सकते हैं उनके एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स के लिए किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके अंदर वी हैव डेवलप्ड एक्चुअली 2-3 अल्टरनेटिव्स, क्योंकि आपको पता है कि ऑब्वियसली बेड रिडन मींस कि जो पेशेंट आउट ऑफ बेड मूव नहीं कर सकता, जाहिर है जब वो आउट ऑफ बेड मूव नहीं कर पाएगा तो हम उसकी हाइट हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है, वेट के लिए मैंने आपको पहले भी किसी ने क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर में, वो मैंने आपको बताया था कि जो मॉडर्न हॉस्पिटल्स हैं वहां पे वेइंग स्केल बेड के साथ अटैच्ड होता है, और उसका हम वेट ले लेते हैं, फिर उसको टेयर करते हैं। टेयर करके वो जो बेड का वेट होता है वो माइनस हो जाता है, और पेशेंट का जो इंडिविजुअल का वेट होता है वो सिर्फ हमें रीडिंग आ जाती है। ठीक है, तो वेट लेना इलेक्ट्रॉनिक जो स्केल्स हैं जो अटैच्ड हैं बेड के साथ, उनके साथ कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं। हाइट के लिए वी हैव 3-4 अल्टरनेटिव मेथड्स, और उनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सबसे पहला जो हमारा मेथड है उसको हम बोलते हैं नी हाइट। नी हाइट, ठीक है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ द नी हम पेशेंट की हाइट को प्रिडिक्ट कर होते हैं। अच्छा, इसमें बेटे एक चीज जहन में रखनी है कि सिंस दीज आर ऑल अल्टरनेटिव मेथड्स, तो इसमें जाहिर है एक्यूरेसी उतनी नहीं होगी जितनी एक अगर हम पेशेंट को खुद से स्टेडियोमीटर पे खड़े करके हम उसका हाइट ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी वेरिएशन डेफिनेटली हो सकती है, बट अगेन दीज आर वेरी गुड ऑल्टरनेटिव्स। एटलीस्ट आपको हाइट का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है, उससे बहुत बेहतर है कि आप इनमें से कोई मेथड यूज करके डिपेंडिंग ऑन योर रिसोर्सेज एंड सूटेबिलिटी तो आप पेशेंट की हाइट को प्रिडिक्ट कर पाए। क्योंकि आपको पता है हमारे कोई भी जब आप पेशेंट को असेस करने जाते हैं एज अ डाइटिशियन, तो उसमें हाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, और वो बहुत सारी चीजों में रोल प्ले कर रहा होता है। यानी सिंपलेस्ट अगर हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में हमने देखनी है डिफरेंट एंथ्रोपोमेट्रिक इंडिसेस, तो अगर आप उसमें सिंपल मोस्ट सिंपल वन भी लें बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, तो वो हाइट के बगैर आप कंप्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, और उसकी बेसिस पे फिर और बहुत सारे डिसीजंस आपको लेने होते हैं जो आप नहीं ले सकते। तो नी हाइट को हम कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए सबसे पहला काम तो ये है कि जो पेशेंट है या जो इंडिविजुअल है, ये वहां पे पॉसिबल है जहां पे वो बैठ सकते। ठीक है, देयर आर सर्टेन पेशेंट जो बैठ भी नहीं सकते, वो सिर्फ लेटे रहेंगे, उनके साथ हम नी हाइट एज सच नहीं कर सकते। ठीक है, सो सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को होना चाहिए। सिटिंग मींस जैसे चेयर के ऊपर वो नॉर्मली बैठते हैं और उनकी जो लेग्स हैं वो आगे फॉरवर्ड होती हैं और रेस्टिंग पोजीशन पे होती है, जैसे हम नॉर्मल टेबल चेयर के ऊपर जिस पोजीशन में बैठे हुए होते हैं। ठीक है, सेकेंडली जो लेग्स हैं उनके अंदर बेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी जैसे मिसाल के तौर पे घर में जब हम कभी बैठते हैं तो कभी हम बहुत टांगे लंबी करके बैठ जाते हैं, और जब हम कभी बैठते हैं तो छोटे बच्चे समटाइम्स बैठते हैं तो वो टांगे फोल्ड करके इनवर्ड्स बैठ जाते हैं। ठीक है, तो उस तरह से नहीं, यानी हमने ऐसे बैठना है कि हम बिल्कुल अपराइट बैठे हुए हों, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। फिर जनाब, जो एग्जामिनर है जो हाइट ले रहा है, हाइट मेजर कर रहा है, उसने करना ये है कि स्लाइडिंग कैलिपर लेना है। स्लाइडिंग कैलिपर, वो जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कैलिपर को, बिल्कुल उसी तरह से ये कैलिपर होता है। सो उसको लेके प्लेस करना है बेसिकली अंडर द हील ऑफ राइट लेग। अंडर द, कहाँ पे प्लेस करना है कैलिपर को? अंडर द हील ऑफ राइट लेग। ठीक है,
अच्छा, अब इस स्क्वेटिंग पोजीशन से, स्क्वैट्स पता है ना, वो जो स्कूल में पनिशमेंट मिलती थी जिसको हम सिट स्टैंड बोलते थे, ठीक है, तो वो ये स्क्वैट पोजीशन है ना जिसमें पेशेंट को आपने बिठाना है बेसिकली। तो स्क्वेटिंग पोजीशन से एग्जामिनर ने उसकी लेग को लिफ्ट करना है ताकि नी और एंकल के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री, यानी कि सादा से अल्फाज में बिल्कुल स्ट्रेट होना होना चाहिए उसकी लेग्स। नी नी यानी कि आपका जो घुटना है और एंकल जो आपका टखना है, सो वो बिल्कुल एक लाइन के अंदर होने चाहिए, बिल्कुल 90 डिग्रीज का एंगल वहां पे होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, यानी कि जैसे मैंने कहा ना तो आउटवर्ड्स कोई बेंड हो उसमें और ना इनवर्ड्स कोई बेंड हो। अच्छा, फिर इसके अलावा जो, जी बेटा, सर 90 डिग्री का एंगल किनके दरमियान में बताया आपने? नी और एंकल नी और एंकल के बीच में। अच्छा, आयशा का मैंने क्वेश्चन बेटे देख लिया, मैं ये प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दूं फिर मैं आपको आंसर करता हूँ। अच्छा जी, हाँ, मैं कहने लगा था कि आइडियली क्या, डेफिनेटली जो फीट की पोजीशन है ना उसके नीचे कोई हार्ड सरफेस होना चाहिए, मिसाल के तौर पे कोई कुशन वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, फीट की पोजीशन बार बार खराब होती रहेगी। सो देयर शुड बी अ हार्ड सरफेस, ठीक है, जमीन पे जैसे वो पैर रख सकते हैं या कारपेट पे रख सकते हैं। अच्छा, अब जनाब जो कैलिपर है उसका मूविंग ब्लेड, उसको हमने रखना है ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ राइट थाई, इंटीरियर सरफेस ऑफ राइट थाई। इंटीरियर कौन सा होता है, फ्रंट वाला, ठीक है, थाइज कौन सा पोर्शन होता है, अपर पोर्शन ऑफ द लेग्स। और मूविंग ब्लेड को कैसे रखना है इंटीरियर सरफेस ऑफ राइट थाई पे, इस तरह रखना है कि वो कॉन्डाइल्स के जस्ट ऊपर लाए करे। किसके ऊपर, कॉन्डाइल्स के। दो तीन टर्म्स हैं, परेशान नहीं होना, एक्सप्लेन कर रहा हूं। कॉन्डाइल्स के बिल्कुल ऊपर लाए करे। इसकी कॉन्डाइल्स की, फीमर बोन की, कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर। फीमर कौन सा वाली बोन होती है, एनाटमी अभी आप लोगों ने नई नहीं पढ़ना शुरू किया। सो थाई बोन हमारी, which is the longest and क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन योर बॉडी, ठीक है, फीमर थाई बोन होती है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, कॉन्डाइल बेटे किसी भी बोन की जो प्रोमिनेंस होती है ना उसको कॉन्डाइल बोलते हैं, यानी कि जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको हम कॉन्डाइल बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने फीमर के कॉन्डाइल के ऊपर रखना है उसको, ठीक है। अच्छा, अब जनाब आपने जो कैलिपर है उसको ऐसे होल्ड करना है कि वो जो टिश्यू है जहां पे आपने उसको प्लेस किया है वो स्लाइड सा कॉम्प्रेस हो सके, और कैलिपर पे जो रीडिंग आएगी नी हाइट की वो आपने रीडिंग नोट कर लेनी है। कैलिपर जो आपको रीडिंग देगा, और वो नोट करके you have to put that into an equation known as Cumlia equation, CHUMLEA। so Cumlia और Cumlia equation को दोनों तरफ से प्रोनाउंस करते हैं।
ठीक है, अभी कमलिया इक्वेशन क्या होती है जी? तो इसके मेन और वुमेन के लिए डिफरेंट इक्वेशंस हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। मैं बल्कि आपके लिए टाइप कर रहा हूं सो दैट आपको इजी हो उसको नोट डाउन करना। तो जस्ट गिव मी अ मिनट, और वंस मैं टाइप कर दूं फिर आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके जी, ये जो अभी फर्स्ट इक्वेशन मैंने आपको सेंड की है, दिस इज फॉर द मेल्स। ठीक है, सो ये इक्वेशन क्या कहती है जी? स्टेचर इन सेंटीमीटर्स, यानी कि हाइट इन सेंटीमीटर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमने 2.02 को मल्टीप्लाई करना है नी हाइट के साथ, लेकिन नी हाइट किसके अंदर होनी चाहिए? कैलिपर हमें नॉर्मली जो मिलते हैं वो हमें सेंटीमीटर्स वाले ही मिलते हैं। ठीक है, सो उसको हमने 2.02 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस सॉरी माइनस पेशेंट की एज लेनी है और उसको 0.04 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 64.19 उसके अंदर ऐड कर देना। एंड नाउ व्हाट अबाउट फीमेल्स? तो फीमेल्स के लिए इक्वेशन अगेन टाइप कर देता हूं। तो आप आगे जितने भी इक्वेशंस देखोगे ना, जो हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे, वो मेल्स और फीमेल्स सबके लिए डिफरेंट होंगे। ये जो KH है यहाँ पे, दैट स्टैंड्स फॉर नी हाइट। राइट, सो ये इक्वेशन मैंने आपको सेंड की है फॉर वुमेन, फॉर फीमेल्स। So it says stature in centimeters equals to 1.83 into knee height in centimeters minus 0.24 into age plus 84.88. अच्छा, एक और चीज भी ध्यान में रखो, ये जो नी हाइट वाली इक्वेशंस हैं, इनमें भी बेटे काफी वेरिएशन है। वेरिएशन इन द सेंस कि ये भी हमने, ये मैंने आपको एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखवाई है। सो इसके अंदर भी हमारे पास वेरिएशन किस सेंस में होती है कि डिफरेंट एथनिसिटीज के लिए हमने डिफरेंट इक्वेशंस डेवलप की हुई, यानी नी हाइट की जो इक्वेशंस हैं, जो कमलिया इक्वेशंस हैं, ये भी हमने डिफरेंट डेवलप की हुई हैं। ठीक है, यानी कि वाइट्स के लिए और हैं, ब्लैक्स के लिए और हैं, तो इस तरह से उनमें भी फर्दर कुछ वेरिएशन है। वो क्यों है? वो उसका बेटे बड़ा सिंपल सा रीजन है। देखो, बहुत सारी चीजें हमने लास्ट सेमेस्टर में भी NLC जब हम मेट से पहले डिस्कस कर रहे थे, तो हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारी चीजें हमारी जीन्स पे, जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड कर रही होती है, और डिफरेंट एथनिसिटीज के जो लोग हैं उनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पे भाई एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन हमने मैंने हम सब ने देखी है कि देश से जी पठान जनरली बहुत गोरे होते हैं, ऐसा ही है।
तो why is this so? Because of that certain ethnicity, because of that certain genetic makeup that they are carrying. ठीक है, या इसी तरह जी आपने देखा होगा, सुना होगा, मूवीज देखी होंगी, चाइनीज की आंखें बहुत छोटी होती हैं, ठीक है, या फिर आपने सुना होगा अफ्रीकन, या ओलंपिक्स में देखते होंगे अफ्रीकन बहुत लंबे होते हैं, लॉन्ग स्ट्रेचर्ड होते हैं, सुना है ना, ऐसी चीजें आपको है ना कोई इनमें से एक, ठीक है, तो वो Yes, क्यों होती sir. है? बिल्कुल, वो क्यों होती है बेटे, वो इसीलिए होती है, डिफरेंट जेनेटिक मेकअप। तो इस वजह से जब हम ऐसी इक्वेशंस डेवलप करते हैं तो ऑब्वियसली उन फैक्टर्स को हमें माइंड में रखना पड़ता है। और हम जब वो वेस्ट सर्कमफेरेंस भी देख रहे थे, मैंने आपको बताया था कि एशियंस का रिस्क ज्यादा है सीवीडीज के। एशियंस का हमने डिस्कस किया था कि मार्जिन कम है वेस्ट सर्कमफेरेंस का, याद है ना, मैंने आपको कट ऑफ लिखवाए थे, एशियंस के कट ऑफ कम रखे हुए थे हमने, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो, और उसकी मैंने रीजन भी बताई थी, वी आर मोर एट रिस्क ऑफ सीवीडीज, ठीक है। तो इस वजह से ये जो फिर डिफरेंस आता है, इसको हम आइडियली हमें जरूर एड्रेस करना चाहिए। अच्छा, आयशा का बहुत देर का क्वेश्चन आया, सर हाउ विल वी फाइंड सबक्यूटेनियस फैट फॉर ओबीस पीपल बिकॉज इजंट स्किन फोल्ड मेजरमेंट विल गिव एडिपोज फैट। अच्छा देखो बेटे, दो इसके जवाब हैं बेसिकली। पहला जवाब तो इसका ये है कि ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कहाँ कहाँ से हम कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट साइट्स इन द बॉडी, ऐसे ही है, और वहां से हम फिर एवरेज लेते हैं। तो वो इसीलिए ले रहे होते हैं कि इस किस्म के जो डिफरेंसेस हैं वो बीच में कवर हो सके। सो मैंने आपको बताया था कि आइडियली 3 डिफरेंट साइट से आप लेते हो स्किन फोल्ड थिकनेस। 3 डिफरेंट साइट से आप लेते हो और फिर उसका एवरेज कैलकुलेट करते हो, सो दैट ये वाला एस्पेक्ट कवर हो जाए, ये जो आप कर रहे हो। फिर सेकेंडली बेटे, आगे हमारे 1-2 चैप्टर्स के बाद आएगा बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस। सो सेकेंडली बेटे, हमारे पास बहुत अच्छी एक ऑप्शन होती है जिसको हम BCA कहते हैं, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालाइजर, और उस प्रोसीजर को कहते हैं बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस। सो एक सिंपल सा इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर हम बेसिकली पेशेंट की पूरी बॉडी का कॉम्पोजिशनल एनालिसिस विद इन 1 to 2 मिनट्स हम कर सकते हैं। और उसके अंदर फिर ये सारी आर्ग्यूमेंट ही खत्म हो जाती है कि पेशेंट ओबीस है, अंडरवेट है, नॉर्मल वेट है, उसका एडिपोज टिश्यू फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा है, उसका मुआक कम है, उसका स्किन फोल्ड हम कैसे लेंगे। सो बेसिकली उसके अंदर हमें पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है बॉडी कंपार्टमेंट वाइज, कि किस बॉडी के कंपार्टमेंट में कितना ज्यादा फैट परसेंटेज है, कहाँ पे प्रोटीन है, कहाँ पे वाटर है, कहाँ पे क्या चीज है, ये तमाम की तमाम चीजें ये हमें उस बॉडी कॉम्पोजिशन एनालाइजर से विद इन अ मिनट हमें मिल जाती है, ठीक है। और फिर वहां पे हमारे सामने बहुत एक्यूरेट पिक्चर आ जाती है। जैसे हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि जी एथलीट का फॉर एग्जाम्पल आप वो नहीं कर सकते, BMI दैट इज नॉट सेंसिबल, एथलीट का BMI ले रहे हैं, ठीक है। तो वो वाले जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ से रिजॉल्व हो जाते हैं। मैं देखता हूँ मेरे पास प्रोबेबली कोई रिपोर्ट पड़ी होगी BCA की, जस्ट टू शो यू, जस्ट टू गिव यू अ ब्रॉड आइडिया कि कितनी वो डिटेल्ड रिपोर्ट होती है। ओके ओके, यस आई हैव गॉट इट, यस मेरे पास पड़ा, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। अब ये देखो बेटा, ये देखो, अब यहाँ पे ये एक बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस की रिपोर्ट है।
अब ये देखो ओवरऑल वेट तो आ गया। अब आगे डिटेलिंग देखो, फैट वो बता रहे कितने केजी है, 22.8 केजी। अच्छा परसेंटेज भी वो बता रहे हैं, नहीं पूरी बॉडी का 35% वेट फैट से आ रहा है। फिर जी फैट फ्री मास वो बता रहा है कितना है, लीन ड्राई मास बता रहा है, टोटल बॉडी वाटर बता रहा है, इंट्रासेलुलर वाटर, एक्स्ट्रा सेल्युलर वाटर, बोन मिनरल कंटेंट, लीन सॉफ्ट टिश्यू, स्केलेटल मसल मास, ये तमाम की तमाम चीजें। अब ये टर्म्स ऑब्वियसली ये फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे आप आगे जाओगे वो आपको वक्त के साथ साथ पता चलती जाएंगी। तो अभी हम उन टर्म्स को डिस्कस नहीं करें, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि वो बीसीए की हेल्प से हम ये तमाम चीजें बड़ी आसानी से हम इनको कवर अप कर सकते हैं। फिर ये आप इसके अंदर अगर फर्दर देखो तो ये जी ये वही वाली सारी डिटेल्स की ये कुछ चीजें हम उसके अंदर ऑब्वियसली वेट हाइट एज ये हम डाल देते हैं, और फिर ये सारी की सारी परसेंटेजेस और केजेस में ये सब दिया होता है। और फिर आगे ग्लॉस ऑफ टर्म्स भी यहाँ पे दी हुई है कि बेसिकली टोटल बॉडी वाटर जब हम कह रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, जब हम कह रहे हैं कि जी लीन सॉफ्ट टिश्यू तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट आता है, जब हम कह रहे हैं फैट फ्री मास तो उसका क्या मतलब है, जब हम कह रहे हैं टोटल बॉडी वाटर तो उसमें क्या क्या चीज शामिल है। तो तमाम किस्म की जो एक्सप्लेनेशन है वो इसके अंदर दी हुई है। इस इक्विपमेंट को हम बीसीए कहते हैं, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालाइजर, और इसकी जो कॉस्ट है वो कोई 10-12 लाख से शुरू होके 18, 20, 25, 30 लाख तक भी जाता है, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड और वो कितनी डिटेलिंग उसकी अवेलेबल होती है। सो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है जी, तेरी वो हम एंड पर डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटे सर फिर ये पाकिस्तान में होता है? जी जी बेटा अवेलेबल है ये हमारे इससे पहले जहाँ पे मैं था वहाँ पे यूज करते रहे हैं हम लोगों ने, आपके लिए भी इसको रिक्वेजिशन के अंदर दिया हुआ है। सो होपफुली इंशाल्लाह कुछ अरसे में ये आपकी लैब जब डेवलप होगी तो उसमें भी अवेलेबल होगा। और एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको पूरे प्रोसीजर को परफॉर्म करने में। और इसके साथ सॉफ्टवेयर होता है, वो जैसे मेरे लैपटॉप में ये सॉफ्टवेयर मैंने डाला हुआ है, तो वो जो भी रीडिंग होती है वो हम जस्ट एक रीडिंग सिंगल रीडिंग एक आती है वो हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डालते हैं, और नेक्स्ट 5 सेकंड्स के अंदर पूरी ये जो रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है ये आपको वो दे देता है। आप उसका प्रिंट ले लो या सेव कर लो या जैसे। नहीं 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 बेटे देखो नेसेसरी वाली कोई बात नहीं है, नेसेसरी वाली कोई बात नहीं है। ये बेसिकली क्रिटिकल के लिए भी कोई जरूरी नहीं है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक क्रिटिकल पेशेंट है, डेंगी से वो क्रिटिकल है, डेंगी उसको हुआ है, तो हमें उसके लिए क्यों चाहिए होगा बॉडी कॉम्पोजिशन एनालाइजर? डेंगी का ओबेसिटी से क्या ताल्लुक है, क्या लेना देना है, या ये पता करने की हमें क्या जरूरत है कि उसकी मसल परसेंटेज इस वक्त कितनी है, मसल मास कितना है उसके अंदर। ठीक है, तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि बॉडी कॉम्पोजिशन एनालाइजर कहाँ पे जरूरी होता है, जहां पे बेटे हम ये एग्जैक्टली पता करना चाह रहे हो कि एक बंदा है उसको हमने स्केल पे खड़े किया, उसका लेट से बॉडी वेट आइडियल से ज्यादा आया, बहुत ज्यादा आया। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या उसका जो एक्स्ट्रा बॉडी वेट है वो फैट की वजह से है, या वो एथलीट है, वो जिम गोअर है, वो उसका लीन बॉडी मैस है, मसल मैस है सारा। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें हैं बेटे मैंने आपको पहले भी बहुत बार कहा, जब लेक्चर फ्लो में होता है ना तो प्लीज इस किस्म के मैसेजेस मुझे मत किया करो, मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन। ये सारी चीजें हम हमेशा ही एंड पे डिस्कस कर लेते हैं 10-15 मिनट में, तो ये सारी चीजें बेटे एंड पे बताया करो। पूरे का पूरा टेम्पो एकदम से खत्म हो जाता है। मुझे याद ही नहीं है मैं क्या कह रहा था। बहरहाल सो मैं ये कह रहा था बीसीए कोई जरूरी नहीं है क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए हम उसको यूज करें। अच्छा जी, सेकंड जो हमारे पास नी हाइट के बाद जो नेक्स्ट मेथड है उसको बेटा हम कहते हैं आर्म स्पैन मेथड। आर्म स्पैन मेथड, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल मेथड, वेरी क्विक, वेरी सिंपल, कोई कॉस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ऑल वी नीड इज मे बी एक रूलर चाहिए, लंबे वाला जो रूलर होता है, या फिर एक घर की मेजरिंग टेप चाहिए, दैट्स इट। अच्छा
आर्म स्पैन का क्या मतलब है? आर्म स्पैन क्या होता है? आर्म स्पैन होता है, बड़ा सिंपल है, जैसे जब स्कूल में आप लोग वो फिजिकल ट्रेनिंग या वो क्या उसको कहते थे, पीटी करते थे, तो आपने क्या करना है, आपने अपने दोनों हैंड्स को, राइट हैंड को राइट साइड पे फुली एक्सटेंड कर दो, लेफ्ट हैंड को, आर्म को पूरी को लेफ्ट साइड पे पूरी एक्सटेंड कर दो, ठीक है? पूरे बाजुएं यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट ओपन कर लो अपनी दोनों बाजुओं को, ठीक है? ऐसे ओपन करना है कि वो दोनों फुली स्ट्रेच्ड हो, कोई बेंड ना हो बीच में, आर्म्स में या इवन फिंगर्स, हैंड्स में। और करना क्या है? सिंपल सा करना ये है कि राइट साइड से शुरू करना है, राइट हैंड की मिडिल फिंगर की टिप मैं किसी की अटेंडेंस आज मार्क नहीं करूंगा जो अटेंडेंस के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होगा। और अब अगर किसी ने अटेंडेंस का मैसेज मेरे लेक्चर के बीच में किया जब मैं बात कर रहा हूं, तो मैं उसको क्लास से निकाल दूंगा, मैं उसको रिमूव कर दूंगा। सो दोनों आर्म्स को बेटे आपने ओपन किया, राइट को राइट साइड पे फुली स्ट्रेच किया, लेफ्ट को लेफ्ट साइड पे फुली स्ट्रेच किया। राइट हैंड की मिडल फिंगर की टिप से आपने मेजरमेंट लेनी है ऑल द वे लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर की टिप तक। एंड ये जो मेजरमेंट आएगी डायरेक्टली, दिस विल बी योर अप्रोक्सीमेट हाइट। या आप घर में खुद एक्सपीरियंस भी कर सकते हो कि कितना कितना एक्यूरेट है, क्या आपकी हाइट के बराबर आता है या कम आता है या ज्यादा आता है, कैसे आता है। आइडियली इसके अंदर 2 लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, क्योंकि उसमें होगा अगर एक ही बंदा करेगा तो वो जब राइट साइड से ले रहा होगा तो मे बी लेफ्ट वाली आर्म थोड़ी सी हिल जाए, अगर वो लेफ्ट से ले रहा होगा तो मे बी लेफ्ट से शुरू करेगा तो मे बी राइट वाली आर्म थोड़ी सी हिल जाए। तो आइडियली ये है कि 2 लोग इसकी मेजरमेंट लें, सो दैट जब राइट साइड से ले रहे हो तो लेफ्ट आर्म फुली स्ट्रेच्ड हो और मूव ना कर रही हो, और जब लेफ्ट से ले रहे हो तो राइट वाली फुली स्ट्रेच्ड हो, वो मूव ना कर रही। ठीक है, तो ये अब आप घर में बड़ी आसानी से एक्सपीरियंस करके देख सकते हो कि कितना एक्यूरेट है। अच्छा, अब थर्ड नंबर पे आ जाता है हाफ आर्म स्पैन। हाफ आर्म स्पैन थर्ड मेथड है। अच्छा, जाहिर है बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनका एक बाजू ही नहीं है, एम्प्यूटेशन है या पैरालिसिस हुआ है एक साइड पे। बहुत टाइम आप सुनते हो कि जी एक साइड पे फॉलेज हुआ है, एक साइड पे पैरालिसिस हुआ है, ठीक है? तो उनके लिए फिर हम हाफ आर्म स्पैन यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हाफ आर्म स्पैन में हमने क्या करना, तो हमने जो भी आर्म अवेलेबल है हमने उसको उसी तरह से स्ट्रेच करवाना है राइट साइड पे। और अगेन ये बेटे वो काम है जो बिस्तर पे लेटे लेटे बेड रिडन पेशेंट्स भी कर सकते हैं, उसके लिए खड़े होने की जरूरत नहीं। और हाफ आर्म स्पैन हमने मेजर करना कैसे, वो जनाब हमने करना है डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ मिडल फिंगर to the suprasternal notch. Distance between the tip of middle finger and suprasternal notch. अच्छा, ये क्या होता है जी सुप्रास्टर्नल? टिप ऑफ मिडल फिंगर तो हमें पता चल गई, सुप्रास्टर्नल नॉच क्या होता है? आप लोगों की जो स्टर्नम है
स्टर्नम क्या होती है? बोन राइट इन द मिडल ऑफ द चेस्ट। जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टर्नम के टॉप पे आपको एक डिप्रेशन नजर आता है। अगर आप अपने चिन के बिल्कुल नीचे, चिन के बिल्कुल नीचे अगर आप अपनी फिंगर टच करो तो आपको एक स्लाइड सा डिप्रेशन नजर आएगा। आ रहा है सबको नजर? टच करके देखो, फील करो, स्लाइड सा डिप्रेशन। यस सर। ठीक है, वो उसको हम बेटे कहते हैं सुप्रास्टर्नल नॉच। जुगुलर नॉच भी कहते हैं इसको। जुगुलर वेन कौन सी होती है? कश्मीर इज द जुगुलर वेन ऑफ पाकिस्तान। क्या उर्दू होती है इसकी? कश्मीर डे पे आप देखते हो ना, जगह जगह बैनर लगे होते हैं। शरक। बिल्कुल ऐसे ही है बेटा, दैट्स राइट। तो जुगुलर वेन होती है शरक। ठीक है, तो कहाँ पे होती है? यही होती है ना। तो ये जो डिप्रेशन है ना स्लाइड सा, इसको हम बेसिकली सुप्रास्टर्नल नॉच कहते। तो हमने टिप ऑफ द मिडल फिंगर से लेके इस सुप्रास्टर्नल नॉच तक का डिस्टेंस मेजर कर लेना है। अगेन वही घर पे जो मेजरिंग टेप होती है, और वो डिस्टेंस मेजर करके हमने एक सिंपल सी इक्वेशन में डालना है। वो इक्वेशन क्या है जी? हाइट इन मीटर्स इक्वल्स टू 0.73, मैं लिख भी रहा हूँ साथ साथ टाइप कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 2 into हाफ स्पैन प्लस 0.4। तो इस इक्वेशन में आपने डाल देना। You will get an estimate of the patient's height. अच्छा जी, आखिरी हमारे पास मेथड है, that is known as demi span method. So demi span method में again एक आर्म यूज होगी, एक आर्म को आपने स्ट्रेच करना है बिल्कुल उसी पोजीशन में, और डिस्टेंस आपने किसका मेजर करना है? डिस्टेंस बिटवीन स्टर्नल नॉच, वही जो सुप्रास्टर्नल मैंने बताया है उसके बिल्कुल नीचे, स्टर्नल नॉच एंड between the web of middle and ring fingers, middle and ring fingers. तो वहां पे हम बेसिकली टिप ऑफ मिडल फिंगर तक कर रहे थे,
यहाँ पे हमने मिडल और रिंग फिंगर के बीच में, उसकी सिंपल सी रीजन ये कि वहां पे हम सुप्रास्टर्नल नॉट से ले रहे थे तो वो थोड़ा सा ऊपर है ना, तो उसकी स्ट्रेट लाइन में मिडल फिंगर की टिप आती है। यहाँ पे हम क्योंकि स्टर्नल नॉट से ले रहे हैं तो उसकी स्ट्रेट लाइन में मिडल और रिंग फिंगर का वेब आता है बीच में। सो रीडिंग आपने ले लेनी है और रीडिंग को अगेन पुट करना है into an equation which is height in centimeters equals to 1.35 into demi span in centimeters plus 60.1। और जनाब ये इक्वेशन है फीमेल्स के लिए। What about males then? So males के लिए 1.35 की बजाय 1.40 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 57। That equation is for males. ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप यूज करके डेमी स्पैन कैलकुलेट कर सकते हैं। So this concludes anthropometric measurements. Next हमने डिस्कस करना है anthropometric indices. So anthropometric index क्या होता है? इंडेक्स की प्लूरल indices है फिर। तो एंथ्रोपोमेट्रिक इंडेक्स वहां पे बेटे हम टर्म यूज करते हैं जब हम एक से ज्यादा एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं टू कंप्यूट another parameter which is very much useful for the assessment of patients. So इसमें हम पहले देख लेते हैं anthropometric indices for adults. First one is BMI, which stands for body mass index. What is the other name for BMI? क्या होता है? मैंने क्या बताया था? BMI को और क्या बोलते हैं? किसी को याद है बेटा? What is the other name for BMI? मैंने बताया नहीं था या याद नहीं है? सर बोलते हैं BMI का। हाँ, वेरी गुड, दैट्स राइट, क्यूटिलेट्स इंडेक्स। गुड, जैसे ईशा ने बताया क्यूटिलेट्स इंडेक्स। क्या फॉर्मूला होता है? 2-3 फॉर्मूलाज मैंने बताए थे। BMI कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं?
जी, किसी को याद है फॉर्मूला? फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था हमने, किया भी था। Weight in kilogram divided by height in meter square. ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटे, दैट्स करेक्ट, एक फॉर्मूला हो गया। ओके जी, व्हाट इज द अदर वन? दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? जी बेटा, किसी को याद है सेकंड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई? सर जिसमें हम पॉन्ड्स में वेट लेते हैं। जी जी बिल्कुल, पाउंड्स में लेते हैं। और क्या चेंज होता है? सर हम लोग शायद हाइट इंचेस में लेते हैं और हाइट का स्क्वायर होता है, उसको मल्टीप्लाई किसी चीज से करना होता था। किसी चीज का नाम? अच्छा ठीक है, सही याद आ रहा है। सो बेसिकली वो फॉर्मूला क्या होता है बेटे? वेट इन पाउंड्स divided by height in inches square multiplied by 704.5. याद आया? अब एक और फॉर्मूला भी होता है, and that is weight in kgs divided by height in centimeter square multiplied by 10,000. Okay जी, I am going to give you an example. There is a female whose body weight is 71 kgs and height is 5'3". Calculate the BMI using 3 different equations and compare the results. So आपको मैंने एक फीमेल की एग्जांपल दी है, उसका वेट है 71, हाइट है 5'3". 3 फॉर्मूलाज, 3 इक्वेशंस आपके सामने हैं। आपने उन तीनों से बारी बारी उसका बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके रिजल्ट्स को कंपेयर करना है, वेरीफाई करना है कि क्या ये रिजल्ट्स ठीक आते हैं या नहीं आते, जो कि ऑब्वियसली ठीक आने चाहिए। और फिर आपने मेरे साथ शेयर करना है। अच्छा जी, आयशा का आया है आंसर 27.7 सेंटीमीटर फॉर्मूला, ठीक है। बाकी दो से भी बेटे कंपेयर करो और फिर मुझे बताओ कि क्या सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अंदलीब इज सेइंग 27.78, किस फॉर्मूला से बेटे अंदलीब? इंचेस वाले से। अच्छा ओके ठीक है, आप भी बाकी दोनों से करो और फिर कंपेयर करके फिर बताओ। ओके, मरियम ने साढ़े तीनों से कर लिया है। शी सेज 27.72 विद ऑल थ्री। वेरी गुड बेटे, ठीक है। जवेरिया ने 27.6 किया है। अच्छा केजी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके 27.7 सेंटीमीटर, ठीक है। 27.7 ठीक है। That's good.
अच्छा, the various asking is the variation with different formulas fine or is there an error? नहीं बेटे, ये क्या वेरिएशन आ रही है? आप फॉर एग्जांपल अपने तीनों आंसर्स यहाँ पे लिखो, मेरे सामने दोबारा चैट बॉक्स में टाइप करो तीनों अपने आंसर्स, तीनों आंसर्स को टाइप करो चैट बॉक्स में, तीनों फॉर्मूला से डिफरेंट से क्या आ रहे हैं। बिल्कुल, सो ये तो वेरिएशन है ही नहीं, ये तो परफेक्ट है बेटे। 27.72, 27.79, 27.69, इसमें तो कोई वेरिएशन नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो बेटे, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में ऐसे होता है, डेसिमल्स की वेरिएशन, तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। वो कभी आप 2 डेसिमल्स तक ले लेते हो, कभी 3 तक लेते हो, कभी 1 तक ले लेते हो, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट एट ऑल। इसमें तो कोई ऐसी चीज है। ठीक है, दैट्स इट। तो अभी तक बेसिकली जितने भी लोगों ने मेरे साथ शेयर किया है उसमें सबका आंसर ठीक आ रहे हैं, और जो जैसे मैंने कहा था कि ठीक आने चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि डिफरेंट हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, कंप्यूट करते हुए हमारे आंसर्स सेम ही ऑब्वियसली आने चाहिए। ठीक है, सो नाउ यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट बीएमआई फॉर एनी इंडिविजुअल। बीएमआई के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स मैंने आपको पहले बताए थे। सो सबसे बड़ा बेनिफिट, इट इज सिंपल, इट इज इजी, इट इज यू नो इनएक्सपेंसिव। फिर जनाब इसके अलावा इसको करने के लिए कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। ऑल यू नीड इज सिंपल मैथमेटिक्स, मे बी मैनुअली कैलकुलेशन ही तो मे बी एट मोस्ट एक कैलकुलेटर चाहिए, दैट्स इट। डिसएडवांटेजेस हमने पहले भी डिस्कस किए थे। डिसएडवांटेजेस के अंदर ये है कि इट कैन अंडर और ओवर एस्टिमेट द पर्सन्स न्यूट्रिशनल स्टेटस समटाइम्स, क्योंकि हमने डिस्कस भी किया था विद एग्जांपल्स, वो आपको पता होने चाहिए डिसएडवांटेजेस ड्रॉबैक्स। सो प्रेगनेंसी में फॉर एग्जांपल बीएमआई कोई अच्छा इंडिकेटर नहीं है, एथलीट्स के लिए कोई अच्छा इंडिकेटर नहीं है। फिर इसी तरह बच्चों के लिए बीएमआई हम इस तरह से कैलकुलेट नहीं करते। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखो कि ये जो बीएमआई हम कैलकुलेट करते हैं ये एडल्ट्स के लिए है, 18 ईयर्स एंड अबव। ठीक है, बीएमआई बच्चों में उसका कुछ और मतलब होता है और कुछ और तरह से हम करते हैं, वो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एंथ्रोपोमेट्रिक इंडिसेस फॉर चिल्ड्रन, तो उसमें वो कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो बच्चों में इस तरह से बीएमआई हम वेट हाइट के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि वो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो इस तरह से है। फिर जनाब ड्रॉबैक एक ये भी है कि ये आपको ओवरऑल तो ये बता देता है कि आपका वेट टू हाइट रेशियो क्या है, बट ये नहीं बताता कि फॉर एग्जांपल वो वेट किस वजह से है। सो अगेन वही जैसे एथलीट्स वाली बात है कि क्या वो अगर मसल मैस है तो देन दैट इज फाइन, वो तो कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर वो फैट मैस है मैक्सिमम, तो फिर जाहिर है वो दैट शुड बी ऑफ कंसर्न, और वो चीज हमें ऑब्वियसली बीएमआई से तो एटलीस्ट पता नहीं चलती। उसके लिए फिर हम वो बीसीए बॉडी कॉम्पोजिशन एनालाइजर और उन चीजों के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड है जनाब आइडियल बॉडी वेट। आइडियल बॉडी वेट, ओके, आइडियल बॉडी वेट
तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। आइडियल बॉडी वेट होता क्या, अच्छा इसका एक और नाम भी होता है डिजायरेबल बॉडी वेट। दोनों तरह से कहते हैं। आइडियल ज्यादा कॉमन नेम है जो आपको लिटरेचर में और बुक्स में बहुत ज्यादा मिलेगा, डिजायरेबल बॉडी वेट भी समटाइम्स कह रहे होते हैं। बहरहाल सो अब ये क्या होता है, ऑब्वियसली एज द नेम इंडिकेट्स दिस इज द वेट ऑफ अ पर्सन वन शुड स्ट्राइव फॉर। ये वो वाला वेट है जिस पे हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम बस इसी वेट के इर्द गिर्द रहें, मे बी 2-3 केजेस मोर, मे बी 2-3 केजेस लेस, लेकिन इससे बहुत ज्यादा डेविएशन ना हो, इससे बहुत ज्यादा वेरिएशन ना हो हमारे वेट में, क्योंकि ये है वो वाला वेट है जो हमारी डिफरेंट फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली हमारे लिए आइडियल है। और वो डिफरेंट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तीन फैक्टर्स पे आइडियल बॉडी वेट डिपेंड करता है। एक आपकी हाइट पे, दूसरा आपकी जेंडर पे, तीसरा आपके BFS पे विच इज बॉडी फ्रेम साइज। ये तीन फैक्टर्स के ऊपर आइडियल बॉडी वेट डिपेंड कर रहा होता है। सो विच मींस 5'7" किसी की हाइट है या 6'2" किसी की हाइट है, दोनों के लिए आइडियल बॉडी वेट डिफरेंट होगा। मेल की हम बात करें और फीमेल की बात करें तो दोनों के लिए आइडियल बॉडी वेट, भले उनकी हाइट सेम ही क्यों ना हो, 5'5" का एक मेल है और 5 फीट 5 इंचेस की ही एक फीमेल है, दोनों का आइडियल बॉडी वेट डिफरेंट होगा। एंड थर्डली बॉडी फ्रेम साइज। तो बॉडी फ्रेम साइज जो हम उर्दू में जैसे कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं जी फलाने की हड्डी चौड़ी है, सो आपकी बोन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, फ्रेमवर्क कैसा है, दैट इज बॉडी फ्रेम साइज। सो वो लार्ज होगा तो उसके लिए डिफरेंट है, स्मॉल होगा तो डिफरेंट है, मीडियम होगा तो उसके लिए डिफरेंट है। सो जो इक्वेशन, अगेन बहुत सारी डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। सो जो इक्वेशन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ उसका नाम है हेमवी इक्वेशन। अच्छा जी, अभी हेमवी इक्वेशन क्या कहती है मैं पहले जरा टाइप कर रहा हूँ फिर आपको बता दूँ। ओके जी, ये मेल्स की और फीमेल्स की हेमवी इक्वेशन मैंने आपके सामने रखी है। मेल्स की क्या कहती है जी, 106 पाउंड्स फॉर फर्स्ट 5 फीट प्लस 6 पाउंड्स फॉर ईच एडिशनल इंच। और फीमेल्स की क्या है, 100 पाउंड्स फॉर फर्स्ट 5 फीट प्लस 5 पाउंड्स फॉर ईच एडिशनल इंच। सो जनाब फॉर एग्जांपल वी हैव अ मेल जिसकी हाइट है 5'8". सो इसका आइडियल बॉडी वेट कितना हो, तो हमने क्या इक्वेशन यूज करनी है, ऑब्वियसली मेल है तो मेल वाली ऊपर वाली इक्वेशन यूज करेंगे। सो वो इक्वेशन है 106 पाउंड्स फॉर फर्स्ट 5 फीट। इसकी हाइट कितनी है टोटल, 5 फीट 8 इंचेस, ऐसा ही है। सो फर्स्ट 5 फीट के लिए आ गए 106 पाउंड्स। आगे इक्वेशन में हमने कहा 6 पाउंड फॉर ईच एडिशनल इंच। कितने एडिशनल इंच हैं इसके बेटे, कितने एडिशनल इंच हैं इसके, 5 फीट के ऊपर कितने एडिशनल इंच, 8, दैट्स करेक्ट। सो 106 प्लस 6 into 8 which is 48. वन ओ सिक्स प्लस 4, यस बिल्कुल ठीक है बेटे। सो 154 पाउंड्स, और अगर हम इसको
केजेस में करते हैं तो बिकॉज 1 kg इक्वल्स टू 2.2 पाउंड्स, सो हमने 154 को 2.2 से डिवाइड किया एंड वी गॉट 70 kgs, 70, विच मीन्स एक ऐसा मेल जिसकी हाइट 5'8" है, उसका आइडियल बॉडी वेट 70 kgs होना चाहिए। अभी हमने बॉडी फ्रेम साइज की बात नहीं की, वो मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, व्हाट अबाउट द फीमेल? सो वी हैव अ फीमेल, इसकी सेम हाइट है 5 feet 8 inches, तो इसका आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए? 100 pounds फॉर फर्स्ट 5 feet। कितने एडिशनल इंचेस हैं? 8। अगेन 8, बट फीमेल है तो हर एडिशनल इंच के लिए 5 pounds हैं। यस, दैट्स करेक्ट बेटे। सो 100 plus 40, 140 pounds, 140 divided by 2.2, which is 63.63 kgs. So 5'8" का अगर मेल है तो उसकी आइडियली हाइट होनी चाहिए, वेट होना चाहिए 70 kgs, और 5'8" की अगर फीमेल है तो आइडियली उसका वेट होना चाहिए 63.6 या 64 kgs। ठीक है, अभी मैंने जैसे पहले बताया बॉडी फ्रेम साइज मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट बताऊंगा। सो हम सबको ट्राई ये करनी चाहिए कि हम अपने आइडियल बॉडी वेट के जितने करीब रह सकते हैं उतने हम करीब रहें, सो दैट हम अपना डिजायरेबल वेट को मेंटेन कर सकें एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकें। अच्छा, जवेरिया क्वेश्चन है सर, हाउ इज बीएमआई डिफरेंट देन आइडियल बॉडी वेट अपार्ट फ्रॉम फॉर्मूला? वेरी सिंपल बेटे, बीएमआई में तो हम देखते हैं एक इंडिविजुअल की वेट क्या है और उसकी हाइट कितनी है, और जो भी हो वो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, या अंडर वेट है या ओवर वेट है या ओबीस है, क्या है, या नॉर्मल वेट है। आइडियल बॉडी वेट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल का आइडियली बॉडी वेट होना कितना चाहिए। हम ये नहीं कंसिडर करें कि उसका इस वक्त कितना है और कहां पे वो लाई कर रहा है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसका कितना होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके पास एक पेशेंट आया, ओपीडी में आप बैठे हुए हो, उसका बॉडी वेट है 91 kgs, आपने उसका आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेट किया, रफली जस्ट सेइंग वो आया 77 kgs। तो अब आपको पता है कि इस वक्त पेशेंट 91 पे है, आइडियली उसको 91 माइनस 77 14 kgs लूज करना चाहिए। और जैसे हमने कहा कि कोई ये भी नहीं कि बिल्कुल हमने डायरेक्ट उसी टारगेट पे सारी जिंदगी रहना है, विच मीन्स 10 to 13 kgs अगर वो उसके बीच में कहीं लूज कर लेता है तो दैट विल बी ग्रेट फॉर हिम। ठीक है, तो आइडियल बॉडी वेट हमें बेसिकली ये बता रहे हैं कि होना कितना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? ओके, दैट्स गुड बेटा। ठीक है, सो चलो इस टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।